नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आज। हरीश रावत साबित करेंगे बहुमत। कांग्रेस के 9 बागी विधायक नहीं लेंगे हिस्सा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मोबाइल ले जाने की नहीं होगी इजाजत। मेडिकल दाखिले के लिए राज्यों को अलग परीक्षा की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ नीट से होगा दाखिला। पहले चरण में शामिल छात्र फिर दे सकेंगे परीक्षा। अगस्ता मामले में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार। कहा भारत मेरा घर। देश के प्रति लगाव को नहीं छीन सकते मोदी। पनामा मामले में जारी 2 लाख विदेशी खातों के दस्तावेज में खुलासा। न्यूजीलैंड कर चोरों के लिए बड़ा पनाहगाह। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई और सेबी से मांगा जवाब। और 10 साल बाद सूरज पर लगी बुध की बिंदी। पृथ्वी सूरज के बीच से गुजरा बुध ग्रह। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखा अद्भुत नजारा। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा में आज शक्ति परीक्षण होना है। कांग्रेस नेता हरीश रावत सदन में विश्वास मत पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फ्लोर टेस्ट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन कुछ देर के लिए हट जाएगा। इस शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। विश्वास मत की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विश्वास मत पर मत विभाजन विधानसभा के प्रधान सचिव की निगरानी में होगा। 9 बागी सदस्यों के शामिल नहीं होने से प्रभावी क्षमता घटकर 62 और बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 27 है। साथ ही उसे एक मनोनीत विधायक और हरीश रावत सरकार में शामिल रहे 6 सदस्यीय पीडीएफ के समर्थन का भरोसा है। दूसरी ओर बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 28 है। इनमें पार्टी से बागी रुख अपनाए घनसाली से विधायक भीमलाल आर्य भी शामिल हैं। किसी भी विधायक को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। और इससे पहले कल कांग्रेस के बागी विधायकों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कल बागी विधायकों की याचिका को खारिज करते हुए स्पीकर के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को सही बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को राहत नहीं मिली। ये 9 विधायक मंगलवार को होने वाले शक्ति परीक्षण में वोट नहीं कर पाएंगे। Court was pleased to issue notice and list the matter on 12th of July 2016 for further hearing. For respondent number 1, Speaker is the party. I appear as a special counsel for the Speaker, Legislative Assembly, Uttarakhand, and I accept the notice. We'll file our reply. There is no interim relief to all disqualified MLAs. They cannot participate in the floor test. इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोनों याचिकाएं जो डिस्क्वालिफाइड एमएलएज ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ दर्ज की थी, डिसमिस कर दी हैं और ये फैसला किया है कि स्पीकर के ऑर्डर के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था उसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। हरीश रावत ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करके बैठक का पालन करते हुए आदेश का पालन करते हुए अपना प्रस्ताव जो है विधानसभा के सम्मुख रखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि विधानसभा से भी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णुतावादी, विकासवादी, स्टिंग विरोधी, दल बदल विरोधी ताकतों की जीत होगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद विधानसभा में विधायक हरीश रावत के खिलाफ वोट देंगे। कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम नहीं रहना, पहले है ना आज है। हम तो विधायकों के निर्णय पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि विधायक इस भ्रष्टाचारी सरकार को, माफियाओं के सरगना मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट डालेंगे। 9 विधायकों के वोट नहीं डालने की वजह से अब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के 6 विधायकों की भूमिका किंग मेकर की हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और उत्तराखंड के सियासी संकट को लेकर कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने टिप्पणी से इनकार किया है, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात में दल बदल कानून की समीक्षा पर जोर दिया है। मुख्य विषय जो है एंटी डिफेक्शन, इसके बारे में 10th शेड्यूल के बारे में एक बार देश में इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है, ऐसा लग रहा है। सम पीपल आर चेंजिंग पार्टी एंड बिकमिंग मिनिस्टर इन अदर पार्टी गवर्नमेंट, स्टिल नो डिस्क्वालिफिकेशन। सम पीपल are not voting against the government, but still they are disqualified. और देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए अब सिर्फ एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल राज्यों के लिए अलग से परीक्षा कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कल अलग प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य सरकारों और अल्पसंख्यक संस्थानों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके अलावा छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट के दूसरे चरण में सभी छात्रों को शामिल होने की इजाजत दे दी है। इसमें वे छात्र भी शामिल हैं जो 1 मई को पहले चरण की परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि इसके एवज में छात्रों को पहले चरण की दावेदारी छोड़नी होगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर इस साल राज्य अलग अलग से परीक्षा कराना चाहते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। कई राज्य भाषा और पाठ्यक्रम अलग होने के चलते नीट का विरोध कर रहे हैं। और इटली मूल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निशाना साधने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भावुक प्रतिक्रिया दी है। तिरुवनंतपुरम की चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने जिंदगी के 48 साल भारत में बिताए हैं और यही उनका घर है। सोनिया ने आगे कहा कि मैं यही आखिरी सांसें लूंगी और यहीं प्रियजनों के साथ मेरी अस्थियां घुल मिल जाएंगी। विवादित ऑगस्टा वेस्टलैंड मुद्दे पर बोलते हुए परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में 2 बार सोनिया गांधी के इटली मूल का मुद्दा उठाया था। सोनिया ने यह भी कहा कि बीजेपी एनडीए डरे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। I have spent 48 years of my life in India. This is my home. This is my country. It is here that I will breathe my last. And it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. और राज्यसभा में कल भी ऑगस्टा वेस्टलैंड का मसला उठा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। विपक्ष ने इस मामले में प्रधानमंत्री से माफी मांगने और सदन में बयान देने की भी मांग की है। ऑगस्टा वेस्टलैंड के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही में बार बार गतिरोध आया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इस मामले में प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर आगामी चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष और तय समय में जांच कराने की मांग की। निष्पक्ष जांच करनी होगी, ट्रांसपेरेंट जांच करनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए और 2 महीने के अंदर जुलाई अगस्त के सेशन में ये इस सदन के और उस सदन के ये असली जो मुजरिम है वो पकड़ के दिखाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मस्ट कम. No, now listen to me. And substantiate the statement that he has made. Now listen to me. He is the Prime Minister of India. आरोपों का जवाब संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वही बोल रहे हैं जो पूरी दुनिया जानती है और जो इटली की अदालत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हैं आउटसाइड ऑफ दी हाउस जब सेशन चलता रहता है तो नहीं कर सकते। ये तो इलेक्शन रैली की स्पीच है। अब आप खुद जानबूझ करके उसको बात का पतंगड़ बनाना चाहते हैं। आप खुद बताना चाहते हैं कि कितनी बेचैनी है आपको इसको लेके, तो उसका इलाज कोई नहीं है। हालांकि उपसभापति पीजे कुरेन ने कहा कि सदन के बाहर कही गई बातों पर आसन कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। To the Prime Minister is alleged to have been said out, which if he said is outside. It's a political speech. What the chair can do? If something is happening. सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने विरोध जारी रखा। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और उसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही फिर शुरू हुई तो कांग्रेस का विरोध जारी रहा। उपसभापति ने हिदायत दी कि अगर इसी तरह गतिरोध चलता रहा
तो बिना चर्चा के ही बिलों को पारित कराना पड़ेगा। This attitude, this disruption continues. The chair will be forced to pass these bills without discussion. इसके बाद भी गतिरोध नहीं रुका, जिसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री कल सार्वजनिक कर दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने डिग्री के फर्जी होने का आरोप लगाया है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री, जिसे सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली ने जारी किया। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर इस मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल से माफी की मांग भी की। मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने डिग्री को फर्जी बताया। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मार्कशीट और डिग्री अलग अलग साल के हैं और नाम में भी अंतर है। जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है। ये 1977 की मार्कशीट है और यह है डिग्री। इस डिग्री में क्या साल लिखा गया? 1978। जरा जनता के सामने वो एफिडेविट भी पेश करिए जिसमें नाम बदला गया। कांग्रेस ने भी डिग्री से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए हैं। वाम दलों ने इस मामले की जांच की मांग की है कि बजाय माननीय अमित शाह जी और माननीय जेटली जी पर निर्भर रहने के स्वयं सामने आकर यथास्थिति स्पष्ट करें, ताकि ये संशय देश के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये कह रहे कि सही है, दूसरा कह रहे हैं कि ये फर्जी है, तो इस पे जांच कराइए। प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर जांच हो। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी और इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री की जन्मतिथि को लेकर सवाल उठाए थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुडुचेरी कांग्रेस को सोमवार को एक चिट्ठी मिली, जिसमें राहुल को जान से मारने की बात कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के एक दल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुडुचेरी में मंगलवार को राहुल गांधी की चुनावी रैली का कार्यक्रम है। गृह मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा समूह और गुप्तचर विभाग को अधिक सचेत रहने का निर्देश दिया है। पुडुचेरी यूनिट को अध्यक्ष को नारायण स्वामी जी को एक खत मिला है, तमिल में लिखा होगा, जिसमें एक इलेक्शन रैली के दौरान जो है राहुल गांधी की रैली के दौरान हमला करने की योजना स्पेसिफिक लोकेशन दी हुई है। तो काफी गंभीर और संवेदनशील चीज है। और बिहार के गया में रोड रेज मामले में हत्या के आरोपी जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि शनिवार को गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद के बाद रॉकी ने आदित्य नाम के छात्र को बीच सड़क पर गोली मार दी थी। वारदात के बाद से रॉकी फरार था। हत्याकांड के विरोध में एनडीए ने सोमवार को गया बंद का बुलाया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि आरोपी कानून के हाथ से नहीं बच सकता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता।
5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। बुंदेलखंड का बांदा जिला भयानक सूखे और अकाल से जूझ रहा है। खेती पर जीवन यापन करने वाले किसान भुखमरी के कगार पर हैं। सूखा राहत के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन हालात बेहद खराब हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। ये है बांदा चित्रकूट सीमा पर बना रसिन बांध। लहलहाती फसलों का सपना दिखाने वाले इस बांध से रसिन गांव के किसान अब बेहाल हैं। बांध सिंचाई की जगह मछली पालन के काम आ रहा है। 77 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बांध में रसिन और आसपास के 850 किसानों की जमीन इसमें चली गई। मुआवजे में किसानों को आने पौने दाम मिले और अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है और यहाँ पर भुखमरी की कगार पर ज़्यादातर किसान हैं। जिन खेतों में हम लोगों को 150 मन गल्ला मिलता था, आज वहाँ 2-4 मन नहीं निकला है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज बांटने की शुरुआत की है, लेकिन भुखमरी की कगार पर खड़े कृषि मजदूरों की भूख से मौत ने राज्य सरकार की मशीनरी को आईना दिखा दिया है। नरैनी और जसपुरा पैलानी क्षेत्र सबसे भयानक त्रासदी झेल रहा है। समाजवादी सूखा राहत भी लूट और मनमानी की चपेट में है। सूखा राहत की ये स्थितियां हैं कि हमारे यहाँ से राहत पैकेट जो आया है बांदा में, समाजवादी राहत पैकेट है और 1290 रुपए का राहत पैकेट है, लेकिन वो 1900 रुपए में बेचा जा रहा है उस किसान के दरवाजे तक, और या तयशुदा मानकों के आधार पर जो उनके हिसाब से खरे उतर रहे हैं। टैंकर और समाज राहत पैकेट उन्हीं गाँव में भेजे जा रहे हैं जहाँ से सपा के प्रत्याशी डिक्लेयर हो गए हैं। बांदा में कृषि संकट के चलते सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। यहाँ करीब 330 किसानों ने मौत को गले लगाया, लेकिन राजस्व विभाग इनको कृषि संकट की देन नहीं मानता। लगभग अगर हमारे यहाँ 100 बीघे ज़मीन है तो 100 बीघे में से ज़्यादा 40 बीघे में गेहूँ हुआ, बाकी वो ऐसे पड़ती पड़ा हुआ है। मतलब 20% गेहूँ पैदा हुआ, 80% सूखा आ रहा है। हाँ, कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ तो हुआ ही नहीं है। बांदा में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। वहीं भूख से गरीबों की मौत से राजनीतिक पारा भी बढ़ा है। सरकार से मिलने वाली राहत भी इन तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में किसान अपना घर बार छोड़ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बांदा। और पनामा पेपर लीक्स में सामने आए करीब 2 लाख विदेशी खातों की जानकारी वाले दस्तावेज अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। पिछले हफ्ते मोसेक फोंसेका ने दस्तावेज को सार्वजनिक करने से रोकने के लिए स्थगन का निर्देश दिया था, लेकिन खोजी पत्रकारों के समूह ICIJ ने इन दस्तावेज को इंटरनेट पर सार्वजनिक करने का फैसला किया। पनामा पेपर लीक से जुड़ी कुछ और जानकारियां सोमवार देर रात ऑनलाइन जारी की गईं। द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने 2 लाख से ज्यादा गोपनीय विदेशी कंपनियों का विस्तृत डाटा प्रकाशित कर दिया। ICIJ ने कहा है कि वो कर चोरी के खिलाफ वैश्विक आंदोलन के मद्देनजर जनहित में डाटाबेस में रखी कुछ जानकारियां प्रकाशित कर रहा है। उधर पनामा पेपर्स रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि न्यूजीलैंड दुनिया के अमीरों का धन छुपाने के लिए बेहतरीन जगह है। इसके बाद प्रधानमंत्री जॉन की ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। The government takes the issue seriously and we've called for a review of disclosure rules for foreign trusts by tax expert John Shewan. As I've been saying for some time now, if there's any need for change in this area, the government will consider it and if necessary take action. इधर भारत में मामले की CBI जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, CBI, रिजर्व बैंक और सेबी से जवाब मांगा है। याचिका में पनामा पेपर्स में सामने आए विदेशों में खाता रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की गई है। साथ ही सेबी चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की भी मांग की गई है।
भारत सरकार ने इस मामले में भारतीय नामों के सामने आने के बाद जांच के लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलीपींस में विपक्ष के तेज तर्रार नेता रोड्रिगो दुतेर्ते राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। फिलीपींस की चुनाव निगरानी संस्था के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में दुतेर्ते को स्पष्ट जीत मिल गई। करीब 88% वोटों की गिनती पूरी होने तक दुतेर्ते की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्रोक्सास से 58 लाख वोटों से वो आगे रहे। दुतेर्ते लंबे समय से दबाव शहर की मेयर रहे हैं। देश में अपराध और गरीबी के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के उनके वायदों पर लोगों ने भरोसा जताया है। और सीरिया में लागू युद्ध विराम के बावजूद विद्रोहियों ने सोमवार को सरकारी सेना के कब्जे वाले इलाकों पर रॉकेटों से हमला किया। इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। इस बीच सीरिया में शांति बहाल करने की कोशिशों के तहत अमेरिका, रूस, तुर्की, सऊदी अरब समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों ने जर्मनी में बैठक की। इस बैठक में सीरिया में जारी हिंसा के राजनीतिक हल पर चर्चा हुई। और भारत समेत तमाम दुनिया के लोग सोमवार को बुध पारागमन की खगोलीय घटना के गवाह बने। ये घटना 100 साल में महज 13 बार दिखाई देती है। वैज्ञानिक नजरिए से भी ये काफी अहम संयोग है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष में कई नई खोज और ब्रह्मांड के कई और रहस्य जानने में मदद मिलती है। सूरज के चेहरे पर एक खूबसूरत तिल की तरह दिखाई दे रहा काला धब्बा बुध ग्रह है। सोमवार को बुध सूर्य के सामने से गुजरा। भारत समेत तमाम दुनिया के लोगों में इस अद्भुत खगोलीय संयोग के दीदार के लिए खासी उत्सुकता नजर आई। I saw the crowd over here and people over here and they were about to watch this eclipse. I mean, we have Mercury today and we have to see that. And after 10 years it's happening over here, so it's pretty amazing. अक्सर होने वाले सूर्य ग्रहण से ये घटना कई मायनों में अलग है। एक तो ये दुर्लभ घटना दुनिया के सीमित इलाकों में ही दिखाई देती है। दूसरा, यह संयोग दोबारा कम से कम 10 साल के बाद ही घटेगा। What happened was that Mercury in its orbit around the sun sometimes happens to lie exactly between us and the sun. And if you look at the sun very carefully during those few hours, you'll see Mercury as a very, very small black dot moving across the face of the sun. वैज्ञानिक नजरिए से भी ये खगोलीय घटना काफी अहम थी। इससे अंतरिक्ष में नई जानकारियां खोजने और किताबों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को समझने में मदद मिलेगी। उसके सन के सरफेस से निकल रहा होता है, ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना, ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो जब वो बिल्कुल निकल जाता है तो लगता है कि वो कंटिन्यूएशन में है, लेकिन दिस इज जस्ट नथिंग बट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। बुध पारगमन इससे पहले 2006 में दिखाई दिया था। अब ये दुर्लभ घटना 2019 में होगी। ये संयोग सिर्फ बुध और शुक्र ग्रह के साथ ही हो सकता है, क्योंकि बाकी ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच से नहीं गुजरते हैं। अरुणा ठाकुर और अनु दीवान के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। दुनिया के पेड़ पौधों की हर 5 में से एक प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा है। लंदन में 80 वैज्ञानिकों के दल ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पृथ्वी पर अभी तक पेड़ पौधों की करीब 3,91,000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। खेती के तरीकों में बदलाव और मौसम की मार के चलते इनमें कई अगले कुछ सालों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। And over 10% of the world's global land cover has changed in the last 10 years. There's a huge change going on, mainly agricultural change and land for urbanisation. We have to be pragmatic. I mean, we've got growing population size, people need food, they need places to live. और आज मशहूर शायर कैफी आज़मी की पुण्यतिथि है। कैफी आज़मी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जन्मे कैफी आज़मी ने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत और गज़लें लिखीं। आवारा, सजदे, इनकार, आखिर शब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कैफी आज़मी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आज, हरीश रावत साबित करेंगे बहुमत। कांग्रेस के 9 बागी विधायक नहीं लेंगे हिस्सा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मोबाइल ले जाने की नहीं होगी इजाजत। मेडिकल दाखिले के लिए राज्यों को अलग परीक्षा की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ नीट से होगा दाखिला। पहले चरण में शामिल छात्र फिर दे सकेंगे परीक्षा। ऑगस्टा मामले में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार, कहा भारत मेरा घर, देश के प्रति लगाव को नहीं छीन सकते मोदी। पनामा मामले में जारी 2 लाख विदेशी खातों के दस्तावेज में खुलासा, न्यूजीलैंड कर चोरों के लिए बड़ा पनाहगाह। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई और सेबी से मांगा जवाब। और 10 साल बाद सूरज पर लगी बुध की बिंदी, पृथ्वी सूरज के बीच से गुजरा बुध ग्रह। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखा अद्भुत नजारा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।